आज हम लोग ऊजनेसिस हमारा इनकम्प्लीट रह गया था, उसको कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा रिकैप लेना जरूरी है। रिकैप में ऊजनेसिस की 3 फेजेस थी। पहली फेज थी मल्टीप्लिकेशन फेज, जो कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में शुरू होती है, अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, और एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही खत्म हो जाती है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही एंटर कर लेता है मियोसिस। ग्रोथ फेज भी साथ साथ चल रही है और मियोटिक डिवीजन भी साथ साथ चल रहा है, लेकिन एम्ब्रियो में डिप्लोटीन स्टेज प्रोफेज 1 की वहीं पर ये अरेस्ट हो जाती है ग्रोथ फेज, और इसके बाद वो रिज्यूम होती है प्यूबर्टी के टाइम पर, एडोलेसेंस में। तब जाकर ये मियोसिस 1 कंप्लीट होता है और एक सेकेंडरी oocyte मिलता है और एक पोलर बॉडी मिलती है, और फिर ये अरेस्ट हो जाता है सेकेंड मेटाफेज स्टेज में, ये सेकेंडरी oocyte। और ये कब सारी स्टेजेस कंप्लीट करता है? अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तभी ये सारी स्टेजेस कंप्लीट करता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ डिस्चार्ज हो जाता है ये सेकेंड मेटाफेज स्टेज में ही, सेकेंडरी oocyte। और अगर स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है ओवम को, तो फिर ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है और उसके बाद हमें मेच्योर ओवम मिलता है और एक पोलर बॉडी मिलती है। और वो जो पहले पोलर बॉडी मिली थी सेकेंडरी oocyte के साथ, वो भी 2 पोलर बॉडीज में डिवाइड कर जाती है। उसके बाद हमने देखा था कि ग्रोथ फेज में प्री वाइटेलोजेनेसिस एंड वाइटेलोजेनेसिस 2 फेजेस होते हैं। प्री वाइटेलोजेनेसिस में चेंज इन न्यूक्लियस देखा था, चेंज इन न्यूक्लियोलस था, चेंज इन माइटोकॉन्ड्रिया, चेंज इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चेंज इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब वाइटेलोजेनेसिस हम यहां से शुरू करते हैं इस वाले अपनी वीडियो से। वाइटेलोजेनेसिस सिंथेसिस ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ योक है, और ये स्टार्ट हो जाता है डिप्लोटीन स्टेज में फर्स्ट मियोटिक प्रोफेज के। क्यों रिक्वायर्ड है वाइटेलोजेनेसिस? क्योंकि ये योग सिंथेसाइज करता है, जो कि एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है इन केस ऑफ ओविपेरस एनिमल्स। फ्रॉग के एग के केस में, अब क्योंकि हम वाइटेलोजेनेसिस पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम मैमल्स छोड़ देंगे, क्योंकि मैमल्स में विविपेरस हैं, उनको नरिशमेंट मिलता है थ्रू प्लासेंटा। तो यहाँ तो हम या तो फ्रॉग की बात करेंगे या तो चिक की बात करेंगे। मेजर योग का जो कंपोनेंट है वो है प्रोटीन, जिसे कहते हैं वाइटेलोजेनिन। और वाइटेलोजेनिन ये फॉलिकुलर जो सेल्स होती हैं वहां पास होता है बाय माइक्रोपिनोसाइटोसिस। और योग फॉर्मेशन होता कहाँ है? एम्फीबिया और फिशेस के केस में माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और कुछ वर्टेब्रेट्स, दूसरे वर्टेब्रेट्स में लिवर में सिंथेसिस होगा, फॉर्मेशन होगा योग का, और ट्रांसपोर्ट होगा टू द oocyte। किसके थ्रू? थ्रू द फॉलिकल सेल्स। अब कॉम्पोजिशन देखते हैं कि किस चीज का बना हुआ है योग। प्रोटीन्स का बना है, फॉस्फोलिपिड्स का बना है और फैट्स का बना है। लेट मी यूज द पेन, सॉरी। प्रोटीन का बना, फॉस्फोलिपिड का बना और फैट का बना। क्या उसमें कंपोनेंट है उसके बेसिस पर ही ये प्रोटीन योग होता है या फैटी योग है? अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन योग, और फैट कंपोनेंट ज्यादा है तो फैटी योग। सुपरफिशियली देखने में 2 तरीके का होता है। योग प्लेटलेट्स के फॉर्म में होता है और दूसरा ग्रैन्युलर योग होता है। ग्रैन्युलर योग जो पाया जाता है वो इकाइनोडर्म्स, ट्यूनिकेट्स एंड एम्फिऑक्सिस में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है एम्ब्रियोलॉजी में, एग्जाम्पल जरूर कोट करिएगा एग्जाम में। अगर एग्जाम्पल नहीं लिखे तो मार्क्स कम मिलेंगे। नाम से पता चल रहा है ग्रैन्युलर है, इसका मतलब छोटे ग्रैन्यूल्स होंगे
लार्ज पार्टिकल्स नहीं होंगे, और जब कोई चीज छोटी होती है तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। योग प्लेटलेट्स साइक्लोस्टोम, इलास्मोब्रैंक्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स इनमें पाए जाते हैं, और क्योंकि प्लेटलेट्स हैं तो ये कैसे होंगे, ये लार्ज ग्रैन्यूल्स होंगे। अब मेच्योर oocyte में अगर हम देखते हैं तो वाइटेलोजेनिन स्प्लिट कर जाता है फॉस्फोराइलेटेड कंपोनेंट में और लिपिड कंपोनेंट में। तो फॉस्फोराइलेट होगा फॉस्फोविटिन और लिपिड वाला कंपोनेंट होगा लाइपोविटिलिन। ये जो दो प्रोटीन्स हैं फॉस्फोविटिन एंड लाइपोविटिलिन, ये पैक्ड हो जाते हैं एक साथ इन द फॉर्म ऑफ योग प्लेटलेट्स। इसके अलावा ग्लाइकोजन भी प्रेजेंट होता है एम्फीबियन oocyte में। इससे पहले हम ये फंक्शंस और देख लेते हैं योग के। योग का काम, क्योंकि मदर की बॉडी में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो नरिशमेंट ग्रोइंग एम्ब्रियो को कहां से मिलेगा, योग से मिलेगा। तो योग प्रोवाइड करता है जितनी भी एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट है, जो कि एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए रिक्वायरमेंट है, वो सब किससे मिलेगी, वो सब योग से मिलेगी। एम्ब्रियोनिक बॉडी जो है वो किससे बढ़ेगी, वो योग से बढ़ेगी। लेकिन उसके अलावा योग का इन्फ्लुएंस किस पे रहता है, साइज ऑफ एग पे रहता है। अभी हम आगे जब क्लीवेज देखेंगे तो टाइप ऑफ क्लीवेज वो योग के ऊपर ही डिपेंड है, तो क्लीवेज भी योग के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस है वो योग के ऊपर डिपेंड करता है, और डेवलपमेंट का नेचर कैसा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो योग के ऊपर डिपेंड करता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम जानते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें लार्वल स्टेज नहीं होती, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो होता है जिनमें लार्वल स्टेज होती है। तो लार्वल स्टेज होने का क्या मतलब है, क्यों होती है लार्वल स्टेज, वो इसलिए होती है कि वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में उतना नरिशमेंट योग से नहीं मिल पा रहा जितना ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन एम्ब्रियो इतना भी ग्रो कर गया है कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ले सकता है, उसे योग की जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और एडल्ट भी नहीं होता और एम्ब्रियो भी नहीं होता। उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, लार्वल फॉर्म्स। तो जहां लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। फर्क क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल फॉर्म्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकती हैं, जबकि एम्ब्रियो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता। तो एडल्ट इंडिपेंडेंट कर सकता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है जो डायरेक्ट डेवलपमेंट से है, और लार्वा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से मिलता है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है, अपने आप से वो सर्वाइव कर सकता है। बाद में वो चेंज हो जाता है इन द एडल्ट, जैसे जिसका एग्जाम्पल फेमस है टैडपोल लार्वा। तो टैडपोल लार्वा हैच कर जाता है, एम्ब्रियो बाहर आ जाता है, लेकिन वो अपने आप से फीड कर सकता है, अपने आप से सर्वाइव कर सकता है, ना उसे मदर की जरूरत है ना उसे योग की जरूरत है। तो ये वाला डेवलपमेंट कहलाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और बाद में वो एडल्ट में चेंज हो जाता है थ्रू मेटामॉर्फोसिस। तो योग का पहला काम क्या था, एनर्जी देने का काम था। दूसरा था जितना भी एम्ब्रियोनिक बॉडी को बढ़ने के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए वो देगा योग। फिर योग का इन्फ्लुएंस साइज पर है, एग के क्लीवेज पर है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट पर है, और नेचर ऑफ डेवलपमेंट पर है। तो किस पर है, साइज पर, क्लीवेज पर, गैस्ट्रुलेशन पर, नेचर ऑफ डेवलपमेंट पर, ये योग का इन्फ्लुएंस है। ये फिर से आउटलाइन है oogenesis की, जो हम पीछे देखते आए थे कि 3 फेज हैं, ग्रोथ फेज प्री वाइटलोजेनेसिस में और वाइटलोजेनेसिस में है। प्री वाइटलोजेनेसिस में न्यूक्लियोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्मिक है। अब हम लास्ट में आते हैं मेच्योरेशन फेज, जिसमें कि हमारा पहला रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट होगा, और उसके बाद oocyte जो है वो ओवम में चेंज होगा। अब हम देख लेते हैं मेच्योरेशन फेज। हमें फिर ध्यान करना पड़ेगा कि सेकेंडरी oocyte मिला था और एक पोलर बॉडी मिली थी एडोलेसेंस एज में, और एम्ब्रियोनिक एज में था हमारे पास प्राइमरी oocyte जो कि फर्स्ट प्रोफेज में था, और
सेकेंडरी oocyte किस स्टेज में था? हमारी सेकेंड मेटाफेज स्टेज में। ये दोनों चीजें याद रखने वाली बात है। तो जो प्राइमरी oocyte है जो फर्स्ट प्रोफेज में है, उसके बाद सारा का सारा डाइकाइनेसिस होगा, क्योंकि वो डिप्लोटीन थी। सारा का सारा जो मियोसिस 1 की स्टेजेस हैं, डाइकाइनेसिस जिसमें क्रॉसिंग ओवर, डुप्लीकेशन सारा होगा, मूवमेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, वो किस में हो जाएगा? वो प्राइमरी oocyte में हो जाएगा। और उसके बाद जब पूरी ग्रोथ भी कंप्लीट हो जाएगी, तब oocyte का जो न्यूक्लियस है वो मियोसिस दोबारा से स्टार्ट करेगा। और उसके बाद जब मियोसिस रिज्यूम करेगा, तो हमने बताया था आपको एक सेकेंडरी oocyte मिलेगा और एक पोलर बॉडी मिलेगी। तो ये पोलर बॉडी क्या चीज है? एक्चुअली ये पोलर बॉडी छोटी सेल है, और ये इसलिए छोटी सेल बनती है क्योंकि हमें पता है कि oocyte के अंदर सारा मटेरियल है जो कि एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो वो क्या करता है? oocyte इतना स्मार्ट है, वो सारा साइटोप्लाज्म अपने पास रख लेता है, और जो पोलर बॉडी बनती है छोटी सी, उसको थोड़ा सा साइटोप्लाज्म देता है। सारा अपने पास इसलिए रखता है क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट है एम्ब्रियो के लिए। जाइगोट होगा, फिर एम्ब्रियो ग्रेजुअली ब्लास्टुला, गैस्टुला, उस सारा मटेरियल जो है वो oocyte ही प्रोवाइड करेगा। इसलिए मैक्सिमम कंटेंट जो है वो अपने पास रख लेता है, और वो जो पोलर बॉडी बनती है वो छोटी सेल बनती है जिसमें बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जाता है। और वो बनेगा कैसे? कि ये जो होमोलोगस, हम जानते हैं कि मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, इसीलिए ये डिवीजन रिडक्शन डिवीजन है, हेप्लॉइड हो जाता है। और मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट करती हैं, इसलिए वो माइटोटिक डिवीजन जैसा ही है, उसमें क्रोमोसोम्स में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये अपने आप को अरेंज कर लेंगे कहां पर? जर्मिनल वेसिकल के सेंटर से हट जाएंगे और पेरिफेरी पर चले जाएंगे, एनिमल पोल के पास चले जाएंगे, वो साइड में अपने आप को अरेंज कर लेंगे, और वहां पर स्पिंडल फॉर्मेशन होगा। इसलिए अनइक्वल सेल डिवीजन होता है। एक बहुत छोटी पोलर बॉडी बनती है और एक oocyte बनता है जो कि लार्ज है। ये सारा का सारा ये तीनों स्टेप्स हमने वही बताया कि बाइवेलेंट जो हैं कहां पर अरेंज कर लेंगे? पेरिफेरी में, इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर। और oocyte में ही एक छोटा सा बल्ज निकलेगा, जो बल्ज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, और दो अनइक्वल सेल्स बन जाएंगी। जो पोलर बॉडी होगी वो भी हेप्लॉइड होगी, और सेकेंडरी oocyte होगा वो भी हेप्लॉइड होगा, लेकिन सेकेंडरी oocyte का साइज ऑलमोस्ट वो होगा जो कि प्राइमरी oocyte का होगा। अभी सेकेंडरी oocyte मैंने आपको बताया था कि वो किस स्टेज में रिलीज हो जाएगा? वो मेटाफेज 2 में हो जाएगा, यानी अभी भी मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर स्पर्म टच करता है ओवा को, तभी मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, और वो डिवीजन जो होगा वो भी अनइक्वल डिवीजन होगा। अनइक्वल डिवीजन इन द सेंस कि फिर एक हेप्लॉइड लार्ज ऊटेड बनेगा और छोटी सी दूसरी एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी, इसको पोलोसाइट भी कहते हैं। साइट इज सेल। तो अनइक्वल डिवीजन के बाद क्या बनेगा? हेप्लॉइड ऊटेड बनेगा और एक हेप्लॉइड सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी। जो पहली पोलर बॉडी थी वो भी सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, और वो भी दो पोलर बॉडी, फर्दर दो सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाएगी या पोलोसाइट बनाएगी। और ऊटेड अपने आप को किसमें चेंज कर लेगा? थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर जाएगा और मेच्योर ओवम में अपने आप को चेंज कर लेगा, जो कि फंक्शनल फीमेल गैमीट है। तो 4 सेल्स हमको मिलेंगी जिसमें सिर्फ ओवम ही फंक्शनल है, बाकी 3 पोलर बॉडी डीजेनरेट कर जाएंगी। तो यहां पर आपका oogenesis कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे फर्टिलाइजेशन। ये 3 डायग्राम्स अभी मैंने अपलोड किए हैं गूगल से, तो ये भी आप देख लेंगे दोबारा। मैं इसको सारे को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। शॉर्ट में किस तरह से oogenesis में पोलर बॉडीज बन रही हैं। ये वाला डायग्राम दिखाएगा किस तरीके से अनइक्वल डिवीजन है, किस तरह से जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेरिफेरी पर चले जाते हैं, किस तरह से फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और फिर सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, किस तरह से जो पोलर बॉडीज बनती हैं वो अनइक्वल साइज्ड होती हैं।
एक लार्ज एग मिलेगा और पोलर बॉडीज मिलेगी। ये भी पोलर बॉडी बाद में 2 सेकेंडरी पोलर बॉडीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से आपको 3 पोलर बॉडीज मिलेंगी जो कि डिजेनरेट हो जाएंगी और एक फंक्शनल ओवम मिलेगा। ये डायग्राम कर्टसी है मेलिसा से क्लियर हो जाता है और ये इन शॉर्ट oogenesis पूरा का पूरा सामने आपके है।